80 से 90% में कोई कारण नहीं होता है। अच्छा। लेकिन 5-10% में कोई कारण हो भी सकता है। हम उनको डराना नहीं चाहते हैं कि कैंसर कॉमन है, सार्कोमा कॉमन नहीं है। अगर सॉफ्ट टिश्यू में है तो अल्ट्रासाउंड, हड्डी में है तो एक्सरे, और फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम फिर आगे सीटी, एमआरआई। यंग पर्सन्स में इसका सही होना संभव है, क्योर संभव है। लेकिन ट्रीटमेंट बहुत स्पेशलाइज्ड है। काउंसलिंग इसलिए क्योंकि कैंसर बड़ी बीमारी है, इसका इलाज जो है काफ़ी लंबा और कुछ हद तक कठिन होता है। इसमें बच्चों की स्कूल और नॉर्मल एक्टिविटी में थोड़ी समय के लिए बाधा आती है। 80 से 90% में कोई कारण मिलता नहीं है। लेकिन तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है आंचल सनोरिया। आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। सेहत है ज़रूरी के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सार्कोमा के बारे में। क्या होता है, क्या लक्षण है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इस पूरे कॉन्वर्सेशन को आज हम करने वाले हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डॉक्टर गौरी कपूर के साथ। वेलकम मैम, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। थैंक यू मैम, सबसे पहले सवाल यही आता है कि सार्कोमा होता क्या है और इसे किस तरह से बाकी कैंसर से अलग माना जाता है और इसके लक्षण किस तरह के देखे जाते हैं। सो थैंक यू आंचल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सार्कोमा एक तरह का कैंसर ही है। सारे कैंसरों में 1% कैंसर सार्कोमा होते हैं। ये ऐसे कैंसर हैं जिनका ओरिजिन या उत्पन्न होता है कनेक्टिव टिश्यू से। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये हो सकती हैं हड्डी, कार्टिलेज, मसल, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो, और जो भी सॉफ्ट टिश्यू होता है हड्डियों के बीच में, कहीं से भी ये उत्पन्न हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? आम तौर पे इसके लक्षण होते हैं कहीं भी कोई रसोली या गिल्टी जो धीरे धीरे साइज में बढ़ती जा रही है। कहीं भी हो सकता है, सिर पे, मुंह पे, गर्दन में, पीठ पे, पेट पे, टांगों में, बाहों में, फेस पे भी, कहीं पे भी हो सकती हैं। सो सार्कोमा शरीर में कहीं भी हो सकती हैं। इनका उत्पन्न जब शुरू होता है तो एक छोटी सी गिल्टी होती है। धीरे धीरे ये गिल्टी का साइज बड़ा होता है। तो शुरू में केवल आपको गांठ दिखेगी। बाद में जब ये आसपास के टिश्यूज़ के ऊपर दबाव डालती है तो दर्द भी हो सकता है। दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। जब ये हड्डी में उत्पन्न होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मांसपेशी में जगह होती है एक्सपैंड होने के लिए, इसलिए दर्द थोड़ा लेट होता है। इसके अलावा अगर कोई नस दब रही है उस सार्कोमा की वजह से, तो उसका भी लक्षण आ सकता है। मैम, अगर बात करें इनके लक्षण की, तो वो लक्षण क्या देखे जाते हैं? तो सबसे कॉमन लक्षण है कहीं पे सूजन, रसोली, गिल्टी, जिसको बोलते हैं लंप बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये शुरू होता है छोटा और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जाता है। शुरू में इनमें दर्द भी नहीं होता है, लेकिन जब वो आसपास के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को दबाव देता है, एक्सपैंड होता है, तो दर्द भी शुरू होता है। हड्डी में जब ये उत्पन्न होता है तो दर्द ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि हड्डी में एक्सपैंड होने की जगह नहीं है। फिर अगर कोई नस पास में जा रही है तो नस को दबाव करेगी तो उसका भी कोई लक्षण आएगा। नस के दबाव की वजह से वीकनेस भी आ सकती है और दर्द भी हो सकता है। तो मैम, क्या ये इतने आम लक्षण, अगर मैं बात करूँ सर, ये दर्द होना या मसल्स की जो आपने बात की, वो सार्कोमा जैसे कैंसर तक पहुंच सकते हैं? किस तरह? हमें समझना है कि कैंसर एक रेयर डिजीज़ है, कॉमन डिजीज़ नहीं है। यस। चोट लग के दर्द होना अलग बात है। जब चोट लगती है 2, 4, 6 दिन में दर्द ठीक हो जाता है। अगर फ्रैक्चर होता है तो हड्डी फ्रैक्चर दिखती है एक्सरे पे, और हमें पता है कि कुछ ही दिनों में वो दर्द ठीक हो जाता है। कैंसर या सार्कोमा का जो दर्द होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। अच्छा। दवाई देंगे कम हो जाएगा, लेकिन दवाई का असर जैसे ही 4 से 6 घंटे में ख़त्म होगा फिर दर्द होगा, निरंतर दर्द होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और लंप का भी जो साइज़ है, जो रसोली है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जिसका कोई ऑब्वियस कारण नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? जैसे पस बन गया, ठीक है, तो आपको पता है कि वहाँ लाली हो रही है, वहाँ पस बन रहा है, गर्म हो रहा है, चीरा लगाओ तो पस निकलेगा, राइट? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। शुरू जब होता है तो कोई लक्षण नहीं होते हैं इन्फॉर्मेशन के, केवल रसोली होती है। फिर धीरे धीरे जब बड़ी होती है दर्द करती है और निरंतर बढ़ती है। ये है निरंतर, कम नहीं होती है। मैम, अगर मैं बात करूं एक एज ग्रुप की,
तो ऐसी क्या एज है, वो क्या उम्र होगी कि इस बीमारी से ग्रसित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस एज के बाद, या फिर ऐसा भी है कि कम उम्र के अंदर भी ये बीमारी आपको पकड़ सकती है? करेक्ट। सो सार्कोमा कुछ 2-3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 60 से 70 प्रकार के होते हैं सब टाइप्स में। सार्कोमा। हाँ, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो बोन के सार्कोमा होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के होते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू के होते हैं वो रैप्डोमायोसार्कोमा और नॉन रैप्डोमायोसार्कोमा होते हैं। फिर एज, आपने उम्र पूछा, किस हाँ। उम्र में आते हैं? जो 5 साल और कम की उम्र में आते हैं वो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू रैप्डोमायोसार्कोमा। सबसे कॉमन एज है लेस देन 5 इयर्स, पर ये 10 साल के बच्चे में भी हो सकती है, 14 साल में भी हो सकती है, पर मोस्ट कॉमन इज फॉर यंग चिल्ड्रन लेस देन 5 इयर्स। फिर आता है नॉन रैप्डो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, ये टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में आता है। ये छोटे बच्चों में नहीं आता है। और फाइनल आता है बोन सार्कोमा, जो कि अगेन टीनेजर और यंग एडल्ट में आता है। इसका मतलब 10 से लेकर 20-25 साल की उम्र तक ये आता है। लेकिन हम ये भी समझ लें कि कुछ सार्कोमा होते हैं जो बड़ी उम्र में 40-50 साल पे भी आती हैं, पर दे आर वेरी रेयर। मोर कॉमन दे आर इन चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट। ओके, आपने कहा कि मोस्ट कॉमन 5 साल से उम्र के कम वाले रैप्डोमायोसार्कोमा होते हैं। यस यस। हाँ। तो क्या ये जेनेटिक होता है या फिर ये बॉर्न होने के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है? तो आम तौर पे सार्कोमा करीब करीब आई विल से 80 से 90% में कोई कारण नहीं होता है। अच्छा। लेकिन 5-10% में कोई कारण हो भी सकता है। ओके। जब ये 5 साल की कम उम्र में होते हैं तो कभी कभी कोई सिंड्रोम्स या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की वजह से होते हैं, लेकिन 80 से 90% में कोई कारण नहीं मिलता है। ओके। और मैम, अगर हम बात करें कि इस कैंसर की पहचान कैसे हो सकती है, क्या हम ऐसे टेस्ट करें या क्या हम ऐसे डायग्नोसिस करें कि हमें इस कैंसर की जांच हो जाए और हम इसके बारे में पता लगा पाएँ, तो वो डायग्नोसिस क्या होंगे? तो अगर हम जनरल पब्लिक, फैमिलीज, माँ बाप के से डिस्कस करते हैं तो हम उनको डराना नहीं चाहते हैं कि कैंसर कॉमन है, सार्कोमा कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे में कोई रसोली देखी, कोई गांठ देखी, जो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और कहीं भी हो शरीर पे बढ़ती जा रही है, तो ज़रूर अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच कराएं। तो हम क्या जांच कर सकते हैं? अगर ये सॉफ्ट टिश्यू में है तो आमतौर पे अल्ट्रासाउंड एक सिंपल टेस्ट है, उससे पता चल जाएगा ये सच में रसोली है या फिर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इसके बारे में चिंता करनी है या नहीं है, ये आम गांठ है या ये कैंसर हो सकती है। और अगर ये हड्डी में है तो जो सबसे पहला टेस्ट है वो है प्लेन एक्सरे। टांग में, बाहों में, कहीं भी हड्डी में अगर है रसोली तो वी यूज, सूजन है, दर्द है, तो हम एक्सरे करते हैं। इन दोनों सिंपल जांचों से हमें एक साइन मिल जाता है, एक इशारा मिल जाता है कि क्या हमें और जांच करने की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत है तो फिर डिपेंड करेगा कि आपको स्कैन करवाना है, MRI कराना है, CT कराना है, और फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है बायोप्सी। तो इस वे में हम एक स्टेप वाइज करते हैं, एकदम तुरंत जाके MRI नहीं कराते हैं, क्योंकि हर गांठ कैंसर नहीं होती। मैम, अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस कैंसर के होने के चांसेस आपने बताया कि बहुत कॉमन है, तो उनके लिए भी ये सेम टेस्ट रहते हैं? हाँ, ये स्टैंडर्ड सिंपल अप्रोच बोलते हैं इसको। ठीक है कि इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर सॉफ्ट टिश्यू में है तो अल्ट्रासाउंड, हड्डी में है तो एक्सरे, और फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम फिर आगे CT MRI करें और फिर किसी कैंसर विशेषज्ञ के पास जाएं अगर आपके डॉक्टर ने इशारा किया है कि ये कैंसर हो सकता है। ओके मैम, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इसकी रिसर्च में पूरा कर रही थी, पढ़ रही थी, तो इसको लेकर ना एक ये मिथ है शायद, या फिर रियलिटी, आई डोंट नो, ये हड्डियों का कैंसर इसको लोग बोलते हैं, तो इज इट राइट? इट इज़ राइट। जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट टिश्यू में हो सकता है या बोन में। तो जब हड्डी में होता है तो वो सार्कोमा बोन का होता है, और 2 मेन प्रकार के होते हैं। वैसे मैंने बताया भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे, बट जो सबसे 2 आम वाले हैं उनको हम कहते हैं ईविंग सार्कोमा और ऑस्टियोसार्कोमा। ओके। बात करें, हमने डायग्नोसिस की बात कर ली, तो अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स की, तो वो क्या होते हैं? क्या ये पूरी तरह से ठीक होना इसका संभव है? यंग पर्सन्स में इसका सही होना संभव है, क्योर संभव है। अच्छा। लेकिन ट्रीटमेंट बहुत स्पेशलाइज्ड है। ओके। तो चाइल्डहुड कैंसर एक्सपर्ट
के पास से इलाज लेना चाहिए अगर ये बच्चे हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने गोली दे दी और बच्चा ठीक हो गया। इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा सार्कोमा है, सार्कोमा का स्टेज कहाँ क्या है और कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये, इसकी फैल क्या है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या इसको सर्जरी चाहिए। तो सर्जरी में भी हमें ऑन्को सर्जन चाहिए, क्योंकि कैंसर के प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी थोड़े से अलग होते हैं। उसमें हमें कुछ भी नहीं पीछे छोड़ना होता है, वाइड मार्जिन लेना होता है ताकि कैंसर दोबारा ना आए। इसके अलावा हम रेडिएशन भी देते हैं, जो नॉन रैप्डो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रेडिएशन भी एक स्पेशलाइज्ड कैंसर टेक्निक है जो कैंसर हॉस्पिटल्स में मिलती है। और इसके अलावा है कीमोथेरेपी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम कीमोथेरेपी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अभी मैच्योरिंग है, अभी फुल्ली ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे बच्चों में रेडिएशन का हम कम प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों स्पेशलिटीज़ का एक, इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो हमने 3 डिसिप्लिन्स की बात करी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। लेकिन आज के दिन और भी 2-3 चीज़ें हैं। एक है इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि नई टारगेटेड ड्रग्स भी आ रहे हैं। फिर है फिजियोथेरेपी। अगर टांग या आर्म्स का या बाजुओं का सर्जरी हुआ है तो उसको बाकी वापस फंक्शनल करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हो गया न्यूट्रिशन सपोर्ट, और फिर हो गया साइकोलॉजी या काउंसलिंग थेरेपी। काउंसलिंग इसलिए क्योंकि कैंसर बड़ी बीमारी है, इसका इलाज जो है काफ़ी लंबा और कुछ हद तक कठिन होता है। इसमें बच्चों की स्कूल और नॉर्मल एक्टिविटी में थोड़ी समय के लिए बाधा आती है, तो हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इन बच्चों को देना होता है। तो उस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है ताकि पूरे बच्चे का सारी चीज़ें जो है हम मद्देनज़र रख के ट्रीटमेंट दें। मेरा एक सवाल रह गया, कारण क्या रहते हैं इस कैंसर के, सार्कोमा के कारण क्या होते हैं, किस वजह से ये हो जाता है? जैसे मैंने बताया 80 से 90% में कोई कारण मिलता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। दैट मीन्स उनका पैदाइशी कुछ सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं वीडमैन बेकविथ सिंड्रोम है, लीफ रोमेनी सिंड्रोम है, ब्लूम सिंड्रोम। तो इस तरह से इन तकनीकी लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ सिंड्रोम्स हैं जिसमें प्रीडिस्पोजिशन होता है। दैट मीन्स उनके आकार में भी कुछ अलग चीज़ें होती हैं और उनमें कैंसर होने की रिस्क ज़्यादा रहती है, तो उनको हम स्क्रीनिंग ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा लेकिन ऐसे 5% ही बच्चे होते हैं, 5-10%। फिर अगर किसी का पहले कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है जिसमें रेडिएशन पड़ा है या बहुत हैवी कीमो पड़ी है, ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, इनमें भी एक सेकंड कैंसर सार्कोमा हो सकता है। तो ये हो गए क्या कारण है। लेकिन मैंने बताया 70-80% से ज़्यादा में कोई कारण मिलता नहीं है, अकस्मात होता है। मैम, अगर पेशेंट को कुछ बातों का ध्यान रखना हो, वो ठीक हो गए हैं या फिर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस दौरान और उसके बाद किन बातों का एक मरीज को ध्यान रखना चाहिए? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कैंसर क्योरेबल है, लेकिन क्योरेबल है अगर हम सही रूप से इलाज लें। बिल्कुल। तो नंबर 1 है, जो आपके डॉक्टर ने ट्रीटमेंट का प्लान बनाया है, जो शेड्यूल बनाया है, उसे प्लीज़ फॉलो करिए जितना बेस्ट पॉसिबल है, ताकि ब्रेक ना आए ट्रीटमेंट में। अगर हम ट्रीटमेंट ब्रेक देते हैं तो कैंसर को भी ब्रेक मिलता है और वो वापस आने के लिए फिर अपना सिर उठा सकता है। जो दूसरी चीज़ है, आपके डॉक्टर ने शायद आपके ट्रीटमेंट में अगर कीमोथेरेपी वगैरह बताई है, तो डाइट और साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान दें। स्पेशली जब इलाज का दौरा है, जब 1 ईयर का ट्रीटमेंट है, तो उस समय ज़रूर टेक ऑल प्रिकॉशंस टू मेंटेन गुड हेल्थ। और फाइनल हो गया क्या, इलाज समाप्त होने के बाद भी आप ज़रूर से चेकअप के लिए जाएं। चेकअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले कुछ सालों में, 2 से 5 साल में हम बीमारी ना वापस आए उसके लिए सर्वेलेंस करते हैं। और उसके बाद भी लंबी आयु तक हम लोग साल में 1 बार प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग करते हैं, टू मेक श्योर कि आपकी बाकी की हेल्थ, आपको स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट मिला है, आपका बाकी का ऑर्गन फंक्शन ठीक रहे, हार्ट का फंक्शन हो, लिवर किडनी का हो, डिपेंडिंग आपको क्या कैंसर था और क्या इलाज मिला है। यू वांट टू मेक श्योर कि उनका फ्यूचर हेल्थ भी अच्छा रहे। तो उसके लिए 1 ईयर प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग लंबे समय चाहिए।